अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद। हर खबर से बाखबर हमारी है सबके नज़र। T9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं आज की खुसूसी खबर। रुकने पार्लियामेंट कांग्रेस कमेटी इमरान प्रताप गढ़ी AICC मिनारिटी चेयरमैन आज उन्होंने एक प्रेस मीट मुनक्किद की और उन्होंने AIMIM पे BRS पे कुछ बातों का खुलासा किया। आइए देखते हैं ये हमारी खुसूसी रिपोर्ट अलीम खादरी की। सबसे पहले तो यहाँ आए हुए मीडिया के तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मीडिया के साथियों से मुलाकात हो और ख़ास तौर से मीडिया के वो साथी जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया से हट करके अपनी एक दुनिया बनाई, अपने फॉलोअर्स बनाए और अच्छी पत्रकारिता की, अच्छी सहाफ़त की। मैं उनसे मुलाकात करना चाहता था, तो आज आपके सामने हूँ। तेलंगाना में स्टेट इलेक्शंस चल रहे हैं, आपको पता है 5 सूबों के इलेक्शन हैं, जिसमें 3 सूबों के इलेक्शन हो चुके हैं। अब तेलंगाना और राजस्थान का इलेक्शन बाकी है। राजस्थान का इलेक्शन 25 तारीख को और तेलंगाना का इलेक्शन 30 तारीख को है। पूरे तेलंगाना में इस वक्त इलेक्शन सीधे BRS बनाम कांग्रेस पार्टी है और BRS का सपोर्ट करने के लिए पीछे से भाजपा का पूरा बैकअप है उन्हें, और यहाँ की जो लोकल पार्टी है उनका भी सपोर्ट है उन्हें। और कांग्रेस अकेले पूरी ताकत के साथ एक सुनामी की तरह पूरे तेलंगाना में जनसैलाब जो दिखाई पड़ रहा है, उसे मैं रूरल एरिया में भी जाके देख रहा हूँ और इधर ग्रेटर हैदराबाद के आसपास जो विधानसभाएं हैं, असेंबलीज हैं, वहाँ भी देख रहा हूँ। कांग्रेस की जो गारंटीज हैं उनमें लोगों का भरोसा इस कदर है कि ख़ास तौर से ख़वातीन जिस शिद्दत के साथ रेवंत रेड्डी की सभाओं में, राहुल गांधी जी की सभाओं में, प्रियंका गांधी जी की सभाओं में, खरगे साहब की सभाओं में, और ख़ुद मैं भी जहां जा रहा हूं वहां जिस तरह से उमड़ के आ रहे हैं लोग, और ख़ास तौर से अक़लियतों के भी लोग जिस तरह से उमड़ के आ रहे हैं, वो ये जता रहा है कि पूरे तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है, क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। TRS गवर्नमेंट जो अब BRS हो गई है, उसके 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो झूठ है KCR साहब का, वो आवाम के सामने है और अब आवाम उस 10 साला झूठ का बदला लेने के मूड में है। और मुझे पूरा यकीन है कि 30 तारीख को जब तेलंगाना की आवाम EVM की कतारों में खड़ी होगी तो KCR साहब के जो तमाम झूठ हैं, 12% रिजर्वेशन का झूठ, शादी मुबारक का झूठ, डबल बेडरूम का झूठ, और साथ ही साथ मुल्क की सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, तेलंगाना की सेकुलरिज्म को बचाने के लिए बीजेपी से अलग रहने का जो एक झूठ था उनका, उस झूठ के खिलाफ जाकर के वोट करेगी, मुझे पूरा यकीन है। मैं बहुत मुतमईन हूँ, चूँकि मैं पूरे तेलंगाना में लगातार आवाम के बीच में जा रहा हूँ, इसलिए पूरी मुतमईनी से ये कह सकता हूँ कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मेरे पास जो बात है मैं वो कह रहा हूँ। बाकी आपके सवाल जो हैं वो आए तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपके तमाम मीडिया के साथियों के सवाल जो है वो आमंत्रित करता हूँ। आपके सवालों का इंतजार। कांग्रेस पार्टी पुराने शहर के इलाके में 90% मुसलमान गैर कौम के हमारे भाई को ले जाके डाले, क्यों लड़ने वालों को वहाँ पर टिकट नहीं दिए? आपके 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि क्या BRS भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है? हाँ, सपोर्ट कर रही है। ट्रिपल तलाक से लेकर के प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेकर के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेकर के, मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूं। मैंने वहां देखा है कि जब भी कोई जरूरी बिल होता है तब BRS भारतीय जनता पार्टी को या तो सपोर्ट करती है, उनके सपोर्ट में वोट करती है, या फिर वॉकआउट कर जाती है। वॉकआउट का मतलब भी सपोर्ट करना ही होता है। दूसरी बात, आज तक पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल गवर्नमेंट ने ED, CBI, इनकम टैक्स पूरी अपोजिशन पार्टीज पे छोड़ रखा है, लेकिन BRS इससे अछूती है, MIM इससे अछूती है। यह रिश्ता क्या कहलाता है? जिस जुर्म में मनीष सिसोदिया पिछले 6 महीने से, संजय सिंह पिछले 1.5 महीने से जेल काट रहे हैं, उस जुर्म के जो असली सूत्रधार हैं उनको पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा है। तो यह रिश्ता क्या कहलाता है? पहली बात। दूसरा, आपका सवाल है कि अक़लियतों को टिकट क्यों नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों को टिकट दिया है। टिकट देने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं।
विनिंग सिचुएशन देखी जाती है, कैंडिडेट देखा जाता है, और हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादातर ऐसी जगहों पर टिकट दें जहां कैंडिडेट जीत करके असेंबली में पहुंचे, ताकि जीतने वालों का परसेंटेज बढ़ सके। हम इस कोशिश में हैं और हमें पूरा यकीन है कि हम इसमें कामयाब होंगे। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं तेलंगाना की आवाम से कि टिकट सिर्फ विधानसभाओं के ही नहीं होते हैं, असेंबली का ही टिकट नहीं होता है, उसके बाद भी टिकट होते हैं, MLC के टिकट होते हैं, राज्यसभा के टिकट होते हैं। तो मुतमईन रहिए, हम यकीन दिलाते हैं तेलंगाना की आवाम को कि राहुल गांधी जी का जो वादा है कि हम हिस्सेदारी के मुताबिक भागीदारी देंगे, तो हम आने वाले वक्त में बाकी जो इलेक्शंस आएंगे, जिसे आप MLC का इलेक्शन कहते हैं, जिसे आप राज्यसभा का इलेक्शन कहते हैं, या फिर हुकूमत बनने के बाद जो बहुत सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, हम उसमें अक़लियत के लोगों को पूरी नुमाइंदगी देंगे, ये यकीन दिला रहे हैं। पिछले राज्यसभा इलेक्शन में MIM ने आपको सपोर्ट किया था, उनके 2 वोटों से आपने सीट हासिल की, फिर आप दोनों के बीच में एक क्लैशेस क्यों है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैंने आज तक इस सवाल पे कभी जवाब नहीं दिया। आज चूंकि मैं हैदराबाद में बैठा हूं तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं। महाराष्ट्र के राज्यसभा के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में राज्यसभा का इलेक्शन जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत थी, 41 MLAs की जरूरत थी। कांग्रेस पार्टी के पास वहां 44 MLAs ऑलरेडी हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को 44 वोट अपनी पार्टी के पूरे मिले, जबकि मुझे जरूरत थी 41 वोट की, लेकिन मुझे 44 वोट मिले हैं, मेरी ही पार्टी के 44 के 44 वोट। अब पलट करके आप उनसे पूछिए जो ये दावा करते हैं कि हमने इमरान प्रतापगढ़ी को वोट दिया, उनसे पूछिए कि आपने इमरान प्रतापगढ़ी का नाम लेकर के शिवसेना को वोट दिया या बीजेपी को वोट दिया। सवाल उनसे पूछिए। क्रेडिट लेने की जो जद्दोजहद है, वो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि एक परिंदा होता है, वो रात में जब सोता है तो अपनी दोनों टांगे ऊपर कर लेता है। उसे लगता है कि जब आसमान गिरेगा तो मैं अपनी टांगों से उसे रोक लूंगा। तो बहुत सारे लोग इसी तरह की जद्दोजहद में, उन्हें लगता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है हम ही करेंगे, हम ही से हो रहा है। जबरदस्ती की क्रेडिट लेना बंद करिए। इमरान प्रतापगढ़ी को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी के 41 MLA प्लस 3 वोट हमारे पास एक्स्ट्रा थे, जो कि 44 के 44 वोट इमरान प्रतापगढ़ी को मिले हैं। ये झूठ बोलना बंद करिए। क्या 2024 के इंतखाबात कांग्रेस स्वीप करेगी? बिल्कुल जी। और अगर ऐसा होता है तो तेलंगाना की अक़लियतों से आप लोगों की क्या तवक्कुआत रहेगी? बिल्कुल स्वीप करेगी। मैं तो तेलंगाना की आवाम से एक बात मुसलसल कह रहा हूं कि ये जो तेलंगाना का असेंबली इलेक्शन है, ये महज इलेक्शन नहीं है, ये 2024 का सेमीफाइनल है। तेलंगाना हमें असेंबली इलेक्शन जिता के दे, यहाँ हमारी हुकूमत बना के दे। हम यहाँ की आवाम से वादा करते हैं कि 2024 में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि तेलंगाना को हम क्या देंगे, आपका सवाल ये है। तेलंगाना ही हमने दिया है। तेलंगाना बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है, तेलंगाना के मूवमेंट को एक्सेप्ट करने वाली कांग्रेस पार्टी है। तो तेलंगाना स्टेट हमने दिया है। जब उस स्टेट से हमें इतनी मोहब्बत है कि हमने अपने सियासी नुकसानात झेल कर भी स्टेट फॉर्म किया, स्टेट बनाया, तो आप अंदाजा लगाइए कि सोनिया जी के दिल में, राहुल गांधी जी के दिल में, खरगे साहब के दिल में, पूरी कांग्रेस पार्टी के दिल में तेलंगाना को लेकर के कितनी हमदर्दी होगी। यहाँ असेंबली इलेक्शंस को लेकर के हमारा जो डिक्लेरेशन है, हमारे अलग अलग कम्युनिटीज से जो वायदे हैं वो आपके सामने, हमारा मैनिफेस्टो आपके सामने। पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा तो हम उसके लिए तेलंगाना के लिए अलग से कोशिश करेंगे कि कुछ डिक्लेरेशन लेकर के आए, और वो उस टाइम पे हम बताएंगे। लेकिन हम इतना वादा करते हैं कि तेलंगाना हमें सरकार बना के दे, हम दिल्ली जीत करके तेलंगाना की झोली में डालेंगे। बिहार वाले इमरान भाई, क्या कांग्रेस तेलंगाना कोर्ट की जुडिशियल पावर देगी और जो वक्त की लूटी हुई जायदाद है उस पर कार्रवाई करेगी? और एक जो है इसी से रिलेटेड सवाल है, और मौजूदा जो वक्फ बोर्ड की जायदाद है उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि हैदराबाद में खासतौर से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी तकरीरों के जरिए बताया जाता है कि हैदराबाद और तेलंगाना तो बिल्कुल महफूज है, जबकि ये वही तेलंगाना है, ये वही हैदराबाद है जहां 77,000 एकड़ जमीनों में से तकरीबन लगभग 60,000 एकड़ जमीनें
या तो लूट ली गई हैं वक्फ की या तो बेच दी गई हैं। बेचने वाले कौन हैं, लूटने वाले कौन हैं, किसका किसका हिस्सा है, अवाम समझती है, अवाम जानती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने डिक्लेरेशन में क्लियर कट ये बात कही है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे जो इंक्रोचमेंट है वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। हमारे आबाओ अजदाद की जो जमीनें हैं, अगर उन जमीनों को हुकूमत सही से संजो ले तो शायद अक़लियतों के तमाम मसाइल, तमाम डेवलपमेंट के इश्यूज उन जमीनों से आने वाले रेंट से या उन जमीनों के क्या जो रेवेन्यू होगा उनसे जनरेट हो सकते हैं। इसलिए हुकूमत बहुत संजीदा है। हम वादा करते हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम वक्फ बोर्ड को हर वो ताकत देंगे जो तेलंगाना में वक्फ बोर्ड की जमीनों को महफूज रख सके। ये एकदम क्लियर कट हमारा वादा है और ये वादा हमने लिखित में किया है। ये हमारा वादा केसीआर की तरह झूठा वादा नहीं है। केसीआर ने झूठे वायदे किए, लेकिन आज हालत यह है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें तो छोड़िए, वक्फ बोर्ड के जो कागजात हैं वो कहां सील पैक होकर के रख दिए गए हैं कि अगर आज कोई मीडिया का साथी या कोई आरटीआई लगाने वाला या कोई एक्टिविस्ट अगर चाहे कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के कागजात उसे मिल जाएं तो यह हुकूमत उसे कागजात तक देखे जाने की इजाजत नहीं दे रही। आप सारे लोग इस बात से वाकिफ हैं। तो हम आपको मुतमईन करते हैं कि सरकार बनते ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के तहफ्फुज के लिए हम पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे और इसकी जवाबदेही मैं खुद इमरान प्रतापगढ़ी खुद ले रहा हूं एज ए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन की हैसियत से, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से। जी ये बताइए कि माइनॉरिटीज क्यों कांग्रेस को वोट दी? सवाल अच्छा है। क्यों बोले तो माजी में यही लोग जो आज लैंड ग्रैबर जो वक्फ प्रॉपर्टी का आगे उसका सपोर्ट तो कांग्रेस ही करी थी। सवाल बहुत अच्छा है कि कांग्रेस को क्यों वोट करें। मैं पलट के एक सवाल पूछता हूं कि टीआरएस को माइनॉरिटीज ने क्यों वोट किया। कुछ वायदे थे, कुछ दावे थे, कुछ कहा गया था केसीआर साहब की तरफ से, एक भी वायदा सच्चा साबित नहीं हुआ। कांग्रेस वायदा नहीं कर रही है, लिख करके दे रही है, डिक्लेरेशन कर रही है प्रॉपर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अलग अलग कम्युनिटीज के लिए हम लिख करके बाकायदा डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत आते ही हम ये करेंगे। सबसे जरूरी बात, हमें इसलिए अक़लियत के लोग वोट करें कि हम उनसे ये कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज के एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए हम अलग से योजना लेकर के आ रहे हैं, अलग से स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं। पीएचडी से लेकर के हाई स्कूल तक, इंटरमीडिएट तक बच्चों की पढ़ाई के लिए, एमफिल के लिए हम अलग से बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। पहली बात कि हम तालीम के लिए अलग से बजट रखेंगे और सिर्फ बजट रखेंगे नहीं, उससे कोशिश करेंगे कि आवाम के बीच तक वो बजट पहुंचे भी। दूसरी बहुत अहम बात कि हमने ये वायदा किया है कि हैदराबाद और तेलंगाना के जो अक़लियत के लोग हैं वो छोटे कारोबार करते हैं, उनको छोटे छोटे फाइनेंस की जरूरत है, छोटे छोटे लोन की जरूरत है। हम माइनॉरिटीज के लिए अलग से एक बोर्ड बना रहे हैं, फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसके जरिए हम माइनॉरिटीज के लोगों को सब्सिडाइज तरीके से कम इंटरेस्ट पर सरकार की तरफ से उन्हें कोशिश करेंगे कि लोन मुहैया कराएं ताकि वो अपना रोजगार कर सकें। तीसरी बहुत अहम बात यह है, हमें इसलिए वोट करिए। तेलंगाना की आवाम से और खास तौर से अक़लियतों से यह कहना चाहता हूं कि जिनको आपने 10 साल पहले वोट दिया था, उन्होंने आपके वोट से हुकूमत बनाई, राज्यसभा में अपना मैंडेट बनाया और उसके बाद क्या किया, जब भी जरूरत पड़ी तब जाकर के बीजेपी की गोद में बैठ गए। वो जो कार है वो जाकर के या तो नागपुर की चौखट पे रुकती है या तो नरेंद्र मोदी जी की चौखट पे। हम इसलिए आवाम से कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी इस मुल्क में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। 4000 किलोमीटर नफरत कम करने के लिए एक शख्स कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता है। नफरत कम होने का फायदा किसको है? नफरत कम होगी तो उसका सबसे ज्यादा आवाम पे असर पड़ेगा, तो फायदा किसको होगा? मेरा कहना इस बात के लिए है कि राहुल गांधी की इस मेहनत के लिए आइए, अगर चाहते हैं कि 2024 में दिल्ली में हुकूमत बदले तो तेलंगाना की अक़लियत के साथियों से, अक्सरियत के साथियों से, दलित भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आइए और कांग्रेस को वोट करिए। आपका एक वोट आईन बचाने में मदद करेगा।
जमहूरियत बचाने में मदद करेगा। देख रहे हैं मुल्क में क्या हालात हैं, जुल्म के कद तलक आ पहुंची है, आखिरी हद तलक आ पहुंची है। वो जो नफरत थी गली कूचों में, अब तो संसद तलक आ पहुंची है। संसद में गालियां दी जा रही हैं और सच में रोकने के लिए जमीन पर कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है। तकरीरें कोई भी करे, लेकिन ग्राउंड पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है नफरत को बुनियादी तौर पर कम करने के लिए, इसलिए हमें वोट करना। बाबरी मस्जिद का बैनर लगा है, इसे आप पीछे कैसे छुड़ाएं? देखिए, बाबरी मस्जिद पर आप बहुत सारी तकरीरें सुन रहे हैं और खास तौर से हैदराबाद से बहुत सारी तकरीरें निकल के आती हैं, जिनके जरिए यह तकरीरें की जाती हैं। जब ये सानहा पेश आया देश के सामने तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ एक तरह से सरकार के सपोर्ट में थे और 20 साल तक उसके बाद सपोर्ट में रहे। मैं तब, मेरा ख्याल है मेरी 87 की पैदाइश है, 92 का सानहा है, मेरी 87 की पैदाइश। लेकिन उस वक्त जो जमात की नुमाइंदगी करते थे सैयद सलाहुद्दीन साहब मरहूम, मेरा ख्याल है वो पढ़े लिखे, समझदार और अच्छे सियासतदान थे। उन्हें सच्चाई ज्यादा बेहतर पता रही होगी, इसीलिए वो लगातार कांग्रेस के साथ खड़े रहे। 20 साल तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करती रही। आज माहौल बदल चुका है। ये एक नफरत के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस मुल्क के सामने है। माजी में जो सानहा गुजरा है वो, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो सानहा बहुत बड़ा है, उसकी टीस भी अवाम के दिल में है। लेकिन मुल्क आज जहां खड़ा है वहां पर मसला जमहूरियत और आइन को बचाने का है। मुझे लगता है कि यह मसला बहुत बड़ा है। अवाम को अब आगे आकर के, एक कदम आगे आकर के आइन को पामाल करने की कोशिशें करने वालों के खिलाफ वोट करना चाहिए। अगर कांग्रेस को साहब असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि गोशा महल से नया लखनऊ की स्ट्रैटेजी है ताकि राजा सिंह, इस पे आपका कहना है? मुझे लगता है राजा सिंह तीसरी बार या दूसरी बार, तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहा है। पिछले 2 बार भी उन्होंने नहीं लड़ाया। स्ट्रेटेजी तब भी रही होगी, क्या हरा पाए? नहीं हरा पाए ना। अब सवाल यह खड़ा होता है कि राजा सिंह को हराने की स्ट्रेटेजी तो समझ में आती है, तकरीरों में कह रहे हैं। जब घिर गए तो, जब उनकी पार्टी के खुद के कई जिम्मेदार ओहदेदारान ने राजा सिंह के इशू पे उन्हें घेरा। मेरा तो सवाल यह है कि अजरुद्दीन के खिलाफ कैंडिडेट देते हैं, जा करके गलियों गलियों फिर करके अजरुद्दीन को हराने की कोशिशें कर रहे हैं, लगातार कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन राजा सिंह के खिलाफ न तो कैंपेन करने जाएंगे, ना तो कैंडिडेट देंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जयपुर जाकर के रैली करेंगे, गोशा महल में करते हुए किसी ने देखा हो तो मुझे बताएं? नहीं करेंगे। कौन सी स्ट्रेटेजी है ये जो हिकमत अमली का दावा करके, हिकमत अमली की बात करके आप राजा सिंह के इशू पर अपना दामन बचाना चाहते हैं? ये हिकमत अमली आपकी उत्तर प्रदेश में कहां जाती है, बिहार में कहां जाती है, गुजरात में कहां जाती है, राजस्थान में कहां जाती है? वहां तो आप कहेंगे कि हम अपनी कयादत खड़ी कर रहे हैं, यहां क्यों नहीं? आप गोशा महल में अपनी कयादत क्यों नहीं खड़ी करना चाहते? ये सीधे सीधे, चूंकि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजा सिंह के मसले पर घिर गई है। दारुस्सलाम जहां पर है, यानी कि मजलिस का हेडक्वार्टर जहां पर है, वहां का एमएलए भाजपा का है, तो फिर आप पूरे मुल्क में जा करके भाजपा को हराने का दावा कैसे करते हैं? घिरे हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हिकमत अमली है, स्ट्रेटेजी है। ये पूरी तरह से झूठ है। जी, अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ी, सीट्स कम है, तो क्या एमआईएम से सपोर्ट लेंगे? इंशाअल्लाह हम क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं, हम क्लियर, हम बहुत यकीन के साथ कह रहे हैं। हमारे सारे इंटरनल सर्वे ये कह रहे हैं, और भाजपा के भी सारे इंटरनल सर्वे कह रहे हैं, बीआरएस के भी सारे इंटरनल सर्वे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है। हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कांग्रेस अकेले पड़ी तो। मैं कह रहा हूं, अगर तक हम क्यों जाएं, हम क्यों जाएं? अगर ऐसा हो जाएगा, अगर वैसा हो जाएगा। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है। हमें कांग्रेस की योजनाओं पर, उनकी स्कीम्स पर पूरा यकीन है। हमें अवाम के प्यार पर पूरा यकीन है। भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से जितने दिन गुजरी
उसमें जो आवाम उमड़ के आई, वो चाहे चार मीनार हो या पूरा रूरल का इलाका हो, हमें उस पर पूरा यकीन है। हमें पता है कि हम तेलंगाना में भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान नहीं खोलेंगे, बल्कि बड़ा सा शोरूम खोलेंगे, जैसे हमने कर्नाटका में खोला, जैसे हमने हिमाचल में खोला, जैसे परसों हुए इलेक्शन में हमने मध्य प्रदेश में खोल दिया है। 3 को आपको पता चल जाएगा। छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार रिपीट हो रही है, आपको पता चल जाएगा। बीआरएस और एमआईएम बार-बार आपके ऊपर इल्जाम लगाती है, कांग्रेस के दौरे इख्तियार में तेलंगाना में काफी फसाद हुए मुत्तहिदा आंध्रा में, और पिछले 10 साल में जो है काफी पीसफुल रहा है तेलंगाना। इस बारे में आपका क्या? पीसफुल रहा है? मेरा ख्याल है कि आलेर भूल गए क्या? आलेर में हथकड़ी लगे हुए बच्चों को इनकाउंटर किया गया, ये पीसफुल होना है? मुझे तो नहीं लगता कि ये पीसफुल होना है। इल्जाम लगाने के लिए आप कुछ भी कहें। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जो भी डेवलपमेंट था, उस डेवलपमेंट के बाद मुझे बताए ओल्ड हैदराबाद में कौन सा डेवलपमेंट हुआ है? मेट्रो क्यों? क्या मेट्रो में चलने का हक नहीं है ओल्ड हैदराबाद की आवाम को? ट्रैफिक का हाल ये है कि मैं पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त से ओल्ड हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में हूं। ट्रैफिक का हाल ये है कि अगर एम्बुलेंस भी फंस जाए तो शायद जिंदगी चली जाए किसी इंसान की। ट्रैफिक सांस नहीं ले पा रहा है ओल्ड हैदराबाद। डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ तकरीरें हुई हैं, झूठे भाषण हुए हैं, केसीआर का झूठ है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग आप जाकर के देखिए तो आपको लगेगा कि हमारी जो विरासत थी, हमारे आबाओ अजदाद की जो विरासत थी, उसमें प्लास्टर झड़ रहे हैं। आप हॉस्पिटल्स जाकर के देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। आप इल्जाम लगाएंगे कि कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने ही किया है जो कुछ किया है। टीआरएस ने तो अपने महल बनाए, अपना नाम बदला, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। बाकी लोगों ने अकलियत के वोटों की ठेकेदारी करके अपनी जेबें भरी, अपने बंगले बड़े बनवाए। अवाम आज भी गुर्बत में रह रही है, चाहे वो ओल्ड हैदराबाद हो या रूरल इलाका हो। आपको ये बात समझ में आएगी जी। रेवंत रेड्डी को आरएसएस का एजेंट बताया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि जब बीआरएस को, एमआईएम को ये समझ में आ गया है कि अब इलेक्शन उनके हाथ से निकल गया है, तो फिर इल्जाम के नाम पे उनके पास और कुछ नहीं है। रेवंत रेड्डी तो कसम खाने को तैयार है भाग्य लक्ष्मी मंदिर में। बाकी लोग भी क्या कसम खाने को तैयार हैं? भाई खुले तौर पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बीआरएस ने वोट किया या नहीं बीजेपी को? मेरा सवाल है। खुले तौर पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट किया या नहीं किया? तो वोट करना, सपोर्ट करना, साथ देना। नरेंद्र मोदी तेलंगाना में खड़े होकर के कहते हैं कि अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए केसीआर हमारे पास आए थे। केसीआर ने आज तक इसका जवाब दिया? नहीं दिया। तो साथ और आरएसएस का सहयोगी होना, आरएसएस का सपोर्टर होना, बीजेपी का साथी होना, ये है? या फिर आपके कह देने से कोई आरएसएस का सपोर्टर हो जाएगा? भाई ईडी आज तक आई एमआईएम के किसी नेता के घर? आई बीआरएस के किसी नेता के घर? नहीं आ रही है ना। बाकी पूरा अपोजिशन बर्बाद हो रहा है। पूरे अपोजिशन में संजय सिंह जैसे आदमी को, मनीष सिसोदिया को ईडी ने जेल भेजा ना। राहुल गांधी जैसे इंसान को 55 घंटे ईडी ने बुला करके पूछताछ की। केसीआर को एक भी दिन बुलाया? नहीं बुलाया। उनके किसी नेता को बुलाया? नहीं बुलाया। मैं तो अकलियत के साथियों से कहूंगा कि शुक्र मनाइए कि कांग्रेस ने इस बार मजबूती के साथ इलेक्शन में एक सुनामी खड़ी कर दी है, वरना ये केसीआर साहब और केटीआर साहब कभी आपकी चौखट पे आते थे क्या? आज मुस्लिम इलाकों में घूम घूम करके, दामन फैला करके वोट मांग रहे हैं, और हालत यह हो गई है कि दावे कर रहे हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद अगर कोई इंसाफ पसंद नेता आया है तो केसीआर आए। ये दावे कर रहे हैं कि हम आपके लिए अल्लाह से लड़ जाएंगे। केटीआर ये बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि तेलंगाना की आवाम को एक बार ये सोचना चाहिए कि आपने किन लोगों के हाथ में हुकूमत दे रखी है, जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह गुरूर की बातें करते हैं। ये गुरूर भी है और आवाम के यकीन से खिलवाड़ भी है। मुझे पूरा यकीन है कि तेलंगाना की आवाम इन तमाम मगरूरियत भरे बयानों का बदला जरूर लेगी 30 नवंबर। कांग्रेस को राष्ट्रीय चैनल पे एतमाद नहीं रहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? नहीं, बिल्कुल। हमें देखिए, एतमाद होना अलग बात है और पहचान लेना अलग बात है। हमने नेशनल प्लेटफॉर्म के जो मीडिया चैनल्स हैं, उनमें जो एजेंडा चलाने वाले एंकर बैठे हुए हैं, हमने उनको पहचान लिया कि किसका एजेंडा क्या है। हमने इसलिए उन्हें बॉयकॉट किया, लेकिन हमने चैनलों को बॉयकॉट नहीं किया। हमने एजेंडा चलाने वाले एंकरों को बॉयकॉट किया, पत्रकारों को नहीं। मैं उनको पत्रकार नहीं मानता। पत्रकार और एंकर में बहुत फर्क होता है। तो हमें देखिए, ये इंस्टीट्यूशन हमने बनाए, मीडिया, जुडिशरी,
बाकी जो एजेंसीज हैं ये किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। हम उन इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहते हैं, हम इसलिए उन्हें सुधारना चाहते हैं, इसलिए ये कवायद कर रहे हैं। बाकी मैं सोशल मीडिया के जो साथी हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं और हुकूमतों के दबाव में नहीं है, बचे हुए हैं। बिल्कुल कैंपेन करेंगे। हमारी एक खातून हमारे पार्टी की वहां मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही हैं और दावे कर रही हैं कि हम इस इलेक्शन को मजबूती से लड़ ही नहीं रहे हैं बल्कि जीतने जा रहे हैं। तो हम उनके लिए बिल्कुल कैंपेन करने जाएंगे। हम पूरे सूबे में कैंपेन करने जा रहे हैं, जरूर जाएंगे। ये जो आलियर इनकाउंटर हुआ उसके ताल्लुक से अब आपका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा इस मरतबा, जब आप इतने दावे कर रहे हैं कि हुकूमत आपकी है? नहीं, हम बिल्कुल हम दावे झूठ मूठ के नहीं कर रहे हैं। हम आवाम का जो यकीन हमारी तरफ आया है, मैं रैलियों में जा रहा हूं, आप भी सोशल मीडिया के साथी हैं, आप देखें कि किस तरह से आवाम उमड़ के आ रही है हमारी रैलियों में। इसी बात से तो अंदाजा लगाया जाता है। तो हम ये जानते हैं कि आवाम का यकीन हम पे बहाल हो रहा है। जिस दिन हमारी सरकार बनती है, ये जो भी मामले हैं, वक्फ बोर्ड का इंक्रोचमेंट, आलेर का एनकाउंटर और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हम यहाँ कहेंगे नहीं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी हुकूमत बने तो हम उन तमाम मामलों में इंसाफ जरूर दिलाएं। किसी भी हुकूमत का पहला मिशन होना चाहिए कि मजलूमों को इंसाफ जरूर मिले। कलाम सुना लीजिए। नहीं, कलाम आपको किसी मुशायरे में सुनाएंगे। सवाल। हमेशा हुकूमत बनती है और माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी होती है। आज आपकी अगर हुकूमत बन गई तो आप माइनॉरिटीज से क्या इंसाफ करेंगे? देखिए, एक नैरेटिव बनाया गया है कि कांग्रेस ने अकलियतों को क्या दिया है और अकलियतों के साथ नाइंसाफी की है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, वो कांग्रेस पार्टी है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने ज्ञानी जैल सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। अकलियत में सिर्फ मुसलमान नहीं आता, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सब आते हैं। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मौलाना आजाद को इस देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने रफी अहमद किदवई को इस देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया, सैयदा अनौरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया, बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, गुलाम नबी आजाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने सलमान खुर्शीद को सेंट्रल मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने जब लोग आपकी परछाई से दामन बचा रहे थे तब इमरान प्रतापगढ़ी को 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में यानी कि अपर हाउस में, राज्यसभा में बिठाया, महाराष्ट्र जैसे स्टेट से। तो यह कहना कि कांग्रेस पार्टी नाइंसाफी करती है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इस देश में आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर ईमानदारी से कोई एक नेता लड़ रहा है, उस नेता का नाम राहुल गांधी है और वो पुरजोर तरीके से लड़ रहा है। वो तकरीरें नहीं कर रहा है, वो ग्राउंड पे उतर रहा है नफरत कम करने के लिए, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर पूरा मुल्क नाप रहा। ये है उसकी कोशिश। मैं यकीन दिलाता हूं कोई नाइंसाफी नहीं होगी। नाइंसाफी होगी तो हम सब लड़ेंगे। आज जो आप बता रहे हैं, वक्त आने पे क्या फिर से एमआईएम को गले लगा देंगे? मैं एकदम क्लियर आपसे ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बिना किसी सपोर्ट के क्लियर कट सरकार बनाएगी। हम ऐसी किसी भी पार्टी को अपने साथ नहीं लाएंगे जो छुपे तौर पर, खुले तौर पर आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचा रही।